गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। आज हम लोग का हायर एजुकेशन कंप्लीट होने वाला है। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जितना क्वेश्चन हो सकता है। तो सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सभी लोग जवाब दें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। बताने हैं आपको, विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कोठारी आयोग के सुझाव थे। कोठारी आयोग के द्वारा क्या सुझाव दिए गए थे, आपको बताना है विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर, ठीक है। पहला है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बंद किया जाना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन करना, शिक्षण और अनुसंधान में सुधार के लिए विश्वविद्यालय को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, या फिर विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषदों में विद्यार्थियों की प्रतिनिधित्व। ई नंबर ऑप्शन है अंतर विद्यालय परिषद का विस्तार न करना। तो इसमें से आपको बताना है ए नंबर ऑप्शन, देखिए बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। ज्यादा ऑप्शन आपको चूज करके बताना है। एनीवन गिव आंसर। चलिए, जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगी, ठीक है। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपको बी नंबर जो है इसका आंसर है, ठीक है। बी नंबर क्या बोला गया है कि कोठारी आयोग के बारे में सुझाव, कोठारी आयोग जो है विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर क्या सुझाव दिए हैं। तो ऑप्शन बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। पहला है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन करने की बात की गई कोठारी आयोग में। उसके बाद शिक्षण और अनुसंधान में सुधार के लिए विश्वविद्यालय को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, ठीक है। उसके साथ डी नंबर क्या है, डी नंबर में विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषदों में विद्यार्थियों की प्रतिनिधित्व की बात किया गया है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, कोठारी आयोग को लेकर क्या बातें की गई थी विश्वविद्यालय से लेकर, ठीक है। आवाज तो आ रही है ना मेरी आप लोगों को? कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, एक बार सभी लोग थम कर दीजिएगा तो। आ रही है, आ रही है। ओके, कोशिश कीजिए आप लोग आंसर देने का, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन ट्राई तो करेंगे ना कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। आपको दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि प्रारंभिक दिनों में अग्रणी भारतीय विश्वविद्यालय ने आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण की अनदेखी की है। प्रारंभिक दिनों का बात किया जा रहा है, क्या ये कथन सही है? दूसरा कथन है 1862 में लोक अनुदेशक निर्देशक अलेक्जेंडर ग्रांट ने सभी विश्वविद्यालय की परीक्षा में सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं को समाप्त किए जाने का सुझाव दिए, लेकिन यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया। क्या दोनों कथन सही है या गलत है, बताने आपको। मैम दोनों सही हैं। दोनों सही है, ओके। और कोई? एनईपी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं ये वाला जो है स्लाइड को खत्म करूंगी, उसके बाद एनईपी वाला जितना क्वेश्चन जो है सब मैं करवाऊंगी, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो है सी नंबर है, ठीक है। पहला जो है क्या है, पहला करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। तो प्रारंभिक दिनों में यह बात किया गया है, शुरुआत के दिनों में ऐसा होगा क्या कि अग्रणी भारतीय विश्वविद्यालयों में आधुनिक भारतीय भाषा के शिक्षण की अनदेखी की, शुरुआती दिनों में ये बात की गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सही है, सही बात है कि ऐसा किया गया था, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक दिनों की बात की गई है, उस समय भारतीय भाषाएं चला करता था, तो ये तो सही है। दूसरा है 1862 में लोक अनुदेशक निर्देशक जो अलेक्जेंडर ग्रांट ने सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में जो है सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं को समाप्त किए जाने का सुझाव दिया था, ये गलत बात है, ठीक है। सभी भारतीय भाषाओं को समाप्त करने का सुझाव नहीं दिया गया था, ठीक है, इस वजह से ये गलती हो गया। देख लेते हैं इसका क्या है, विस्तार में आंसर देखते हैं। शुरुआती दिनों में अग्रणी भारतीय विश्वविद्यालय आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण की उपेक्षा की। अलेक्जेंडर ग्रांट जो है वो 1862 से लेके 1865 तक बॉम्बे में सार्वजनिक शिक्षा के निर्देशक थे, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्रांट थे क्या थे, तो वो एक सार्वजनिक शिक्षा के जो है निर्देशक थे, और अपने कार्यकाल के दौरान जो है उन्होंने सुझाव दिया कि सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं को सभी जो है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, इसलिए कथन दो गलत है। वहां पे नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वीकार नहीं लिखा हुआ था, इस वजह से गलत हो गया था। तो इसका देखना है एक्सप्लेनेशन आपको कि क्या दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा नियुक्त भारतीय विश्वविद्यालय आयोग निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण सुझाव कौन से थे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो भारतीय विश्वविद्यालय जो आयोग है उसमें क्या उसके द्वारा सुझाव दिए गए थे, बताना है आपको।
कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे आज। चलिए कोई नहीं, मैं बताते जाती हूँ। देखिए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है नियुक्त भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव थे। नए जो है महाविद्यालय को मान्यता कठोर नियमों के अधीन जो है दिया जाना। सॉरी, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ए नंबर आपका ABC है, ठीक है। उसके साथ दूसरा क्या था इसमें, ये ए नंबर था कि नए जो महाविद्यालय थे उसको मान्यता कठोर नियमों के अधीन जो है दिया जाना, और विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ किए जाना चाहिए। उसके साथ ही शिक्षण की गुणवत्ता को बरकरार जो है रखना चाहिए। ये बातें जो है की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो हमारा भारतीय विश्वविद्यालय जो आयोग आया था तो उसमें ये बातें की गई। ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि सरकार ने वर्ष 1997 में उच्च शिक्षा को निम्नलिखित किस वर्ग के अंतर्गत रखा है। केंद्र सरकार ने, बताना है आपको। गैर गुण, प्राथमिक हित, राज्य हित के लिए, या फिर द्वितीयक हित के लिए। मैम बी ऑप्शन, प्राथमिक हित। गैर गुण का हित का यहाँ पे बात किया गया है कि सरकार, जो केंद्र सरकार जो है वो 1997 में उच्च शिक्षा को निम्नलिखित वर्ग के अंतर्गत जो है रखा है, तो गैर गुण यानी कि नॉन मेरिट नॉन मेरिट गुड के अंतर्गत। हाँ, देखते हैं इसका। 1997 में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा को गैर योग्यता ना वस्तुओं की श्रेणी में रखा है। ठीक है, गैर योग्यता ना वस्तुओं की श्रेणी में रखा है। जब प्राथमिक शिक्षा गरीब वर्गों को प्रदान कर दी जाती है तो उसे राष्ट्र को लाभ होता है। ठीक है। योग्यता वाले समान न सकारात्मक बाध्यताओं का उत्पादन करते हैं। इसका मतलब यह है कि योग्यता माल की आपूर्ति के परिणाम स्वरूप रिसीवर समाज को कुछ संबंधित लाभ वापस देते हैं। योग्यता वाले समाज जो है व्यक्तिगत उपभोग के उद्देश्य से और सभी के उपभोग के लिए जो है नहीं है। इसी वजह से इसका आंसर आपका ए नंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट 2020 बताइए इसमें कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020 से 21 हेतु जो है के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन पहली बार निम्नलिखित आंकड़े से अधिक था। 2020 और 21 में जो हुआ था सर्वेक्षण, उसके अनुसार आपको बताना है। जियो 2 करोड़ में। बस 2 करोड़, 1.8 करोड़। ठीक है, 1.8 करोड़। तो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो 2020 से 21 हुआ था, उसके अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन पहली बार 1.8 करोड़ से अधिक था। ठीक है, भारत में पहली बार जो है 1.8 करोड़ से अधिक था, जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण हुआ था उच्च शिक्षा को लेके। सभी नामांकन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार के लिए जो है सकल नामांकन अनुपात 2 अंकों से अधिक बढ़कर 27.3 हो गया है। सबसे अधिक नामांकन स्नातक स्तर पर देखा गया, जो कि सभी नामांकन का 78.9% था। उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में महिला नामांकन जो है 2019 से 20 में 45% में, और कुल नए नामांकन जो है 49% हो गया था। चलिए, तो इसका आंसर जो है आपका NTA वालों ने प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। अच्छा, 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ आपको ध्यान रखिएगा। NTA वाला जो इसका आंसर जो है 2 करोड़ मांगा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग ने बहुत से आजाद स्कूल खोले, और मौलाना मोहम्मद जो है अली के नेतृत्व में 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर मुस्लिम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भारत के किस शहर में हुई है। मौलाना अली दिल्ली। जामिया। डी ऑप्शन। दिल्ली। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। जी। देखते हैं इसका आंसर। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो है प्रांत भारत में जो है अलीगढ़ में मूल रूप से 1920 में एक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पे, अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में स्थापित किया गया। 1988 में जो है भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय विद्यालय जो विश्वविद्यालय जो है ये बना। और उर्दू भाषा में जामिया का अर्थ होता है विश्वविद्यालय, और मिलिया का अर्थ होता है राष्ट्रीय। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। क्लियर होगा सभी को। अलीगढ़ याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, 1920 में क्या बना था, जामिया मिलिया, कहाँ पे, तो अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ये तो इजी है आपके लिए। भारत का प्राचीन शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किन्हें वेदांग माना गया है। वेदांग जो है माना जाता है।
निरुक्त कल्प ज्योतिष सब नहीं लग रहे हैं? मैम सभी लग रहे हैं, छंद व्याकरण निरुक्त कल्प ज्योतिष। छंद व्याकरण निरुक्त सभी है। सभी हो जाएंगे, ठीक है। एक क्या छूटा है बता दीजिए, वेदांग के अंदर जो 6 आते क्या छूटा हुआ है? शिक्षा छूटा हुआ है ना, शिक्षा कल्प हाँ, व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष होता है। बहुत अच्छा। तो शिक्षा छूटा हुआ है। देखिए पेपर 1 से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। पेपर 2 के पेपर 1 भी आपके लिए यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो पता ही है आपको, शिक्षा व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद और कल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। नालंदा, मक्तब, तक्षशिला, वैदिक शिक्षा पद्धति और औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति। मैम सबसे पहले वैदिक शिक्षा पद्धति, ऑप्शन बताइए। फिर उपनिषद उपनिषद शिक्षा पद्धति DE, फिर उसके बाद आया था तक्षशिला DE और डी तक्षशिला ऑप्शन बी। सी। ऑप्शन सी। हाँ जी ऑप्शन बी। ऑप्शन जो है सी है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो है वैदिक शिक्षा पद्धति होगा, ठीक है। वैदिक शिक्षा पद्धति, उसके बाद औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति है। उपनिषद, फिर उसके तक्षशिला, बाद फिर क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। तक्षशिला, फिर नालंदा, फिर फिर नालंदा, मक्तब। तो मक्तब आपका मुस्लिम शिक्षा वाला है, ठीक है। क्लियर होगा सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। तक्षशिला में शिक्षण की प्राथमिक पद्धति क्या थी? वाद विवाद और परिचर्चा। ठीक है, बहुत अच्छा, सही आंसर है आपका। तो वाद विवाद और परिचर्चा, डिबेट और डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। प्राचीन काल में ही भारत जो है अधिगम का केंद्र रहा है। भारत में अधिगम के उद्गम के बारे में प्रस्तर अभिलेख, ताम्र अभिलेख और ताड़पत्र अभिलेख और ग्रंथ है। सही है, गलत है? दोनों गलत है। दोनों सही है, दोनों गलत है। सही है। दोनों सही है। चलिए, बिल्कुल सही बोले आप लोग। दोनों सही होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्राचीन काल में जो है भारत में अधिगम का केंद्र रहा है हमारा भारत अधिगम का। उसके साथ ही भारत में अधिगम के उद्गम के बारे में प्रस्तर अभिलेख, ताम्र अभिलेख, ताड़पत्र, ये सब में जो है ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट तो अच्छे से टाइप नहीं हुआ है, इसके बारे में बताइएगा। राममूर्ति समीक्षा समिति ने सिफारिश की कि उच्च शिक्षा में प्रवेश होना चाहिए सार्वभौमिक, आरक्षण आधारित, चयनात्मक या फिर भुगतान मुक्त। यूनिवर्सल। ऑप्शन। चलिए, सी नंबर इसका आंसर है। चयनात्मक यानी कि सेलेक्टिव होना चाहिए। रामामूर्ति जो समिति है उसके द्वारा बोला गया कि उस शिक्षा में प्रवेश क्या होना चाहिए? चयनात्मक होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या बोला गया इसके द्वारा। रामामूर्ति समिति ने सिफारिश की कि उच्च शिक्षा में प्रवेश जो है चयनात्मक होना चाहिए। 1986 का राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने 1990 में जो है राममूर्ति समिति का गठन किया था। आप लोग को पता है कि जो हमारा सेकेंड वाला जो एजुकेशन पॉलिसी था 1986, ठीक है, उसमें संशोधन हुआ था 1990 में। किस समिति के तहत हुआ था? तो राममूर्ति समिति के तहत, और उसी में ये बातें की गई थी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। उसके साथ ही समिति की अध्यक्षता जो है आचार्य जो है राममूर्ति ने की थी, जो कि एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी और शिक्षाविद थे। समिति ने 9 जनवरी 1991 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कई बदलावों की सिफारिश की, जिसमें एक सामान्य स्कूल प्रणाली की शुरुआत, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्य शामिल थे। क्लियर होगा सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कोठारी आयोग 10+2+3 की संरचना पर आधारित एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जून 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। बताइए। मैम कोठारी आयोग में तो 10+2+3 की संरचना सही है ना? सेकंड वो वाला सही है। थोड़ा सा समझ में आया। चलिए, सेकंड गलत आपके जो है
सेकेंड भी गलत नहीं है, ये 2005 में आया था, ठीक है, ज्ञान आयोग। ये दोनों जो है सही होंगे आपके आंसर, ठीक है। एक और दो, ये आपके लिए नया इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट कर लीजिए। ज्ञान आयोग जो है हमारे मनमोहन सिंह के समय में आया था और 2005 में आया था। अब हम लोग देखते हैं ये सब क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब सीधा, ये ज्यादा अच्छा है। चलिए, बुक वाला क्वेश्चन है, अब आपको इसमें जवाब देना है, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें मिलेगा, तो जिसके पास ये बुक नहीं है उसके लिए जो है उसका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में माननीय उच्च शिक्षा न्यायालय ने पर्यावरण शिक्षा में एक पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय निकाय संगठन को निर्देश दिया था, बताइए। यूजीसी। यूजीसी। एनसीईआरटी। इसका आंसर जो यूजीसी है हम लोग देख लेते हैं। यूजीसी के द्वारा जो है यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं। उच्च शिक्षा के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण शिक्षा में एक पाठ्यक्रम तैयार व निर्धारित करने के लिए यूजीसी को निर्देश दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, पर्यावरण शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। यूजीसी को ऐसा बोला गया था, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे लगाना है, मिलान करना है आपको, बताइए। नेक, एनआईईडीए, एनडीआरआई और सीडीआरआई कहाँ कहाँ जो है इसका मुख्यालय है वो बताना है आपको, आइडिया है तो बताइए। नैक का बेंगलोर में है। नैक का बेंगलोर में है। ए का दो देखिए किसमें है, ऑप्शन सी में दिख रहा है ना। अच्छा, और भी दोनों में है मैम। ए और बी में ए दोनों। और बी ऑप्शन होगा। हाँ, ए और बी में है। और कुछ पता है आपको तो दूसरा लगाइए। चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। नोएडा। दूसरा नहीं होगा मैम। नोएडा दिल्ली। एनएसी जो है ये बंगलुरु में है, एनआईईडी ए जो है ये दिल्ली में है, और एनडीआरआई जो है करनाल हरियाणा में है, और सीडीआरआई जो है लखनऊ में, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा कहाँ कहाँ जो है इसका मुख्यालय, ठीक है, लोकेटेड कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें दो कथन दिए गए हैं, एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन है ये, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, एनईपी से। ऑप्शन कितने, रुके और छोटा कर देती हूँ, 4 ऑप्शन है शायद, बहुत सारे ऑप्शन है। चलिए मैं ऑप्शन पढ़ते जाती हूँ, आप लोग बताते जाइए कि सही है कि गलत है, ठीक है। देखिए चुनना किस तरीके से है, देखिए यहाँ पे कूट में दिया गया है, ठीक है, ए बी सी डी इसमें से कोई चुनना है आपको, मतलब 2-3 आपको आंसर देना है, ठीक है। मैं ऑप्शन पढ़ते जाती हूँ, आप लोग बताते जाइएगा सही है कि गलत है। पहला देखिए क्या बोला गया, एनईपी 2020 के बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना करने का प्रस्ताव है, ठीक है। एनी टी ऐप की स्थापना करने की बात की गई है, जो हमारा एनईपी 2020 है। तो उसके क्या क्या प्रस्ताव है, इस निकाय में विहित प्रकार क्या क्या है। एनई टी ऐप के बारे में मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, पहला है प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार हेतु नए दिशा निर्देश, नए जो है निर्देश तैयार करना। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, देखिए क्या है, एनईटी ऐप का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि अधिगम को समझने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में विचारों के मुक्त आदान प्रदान हेतु एक मंच मुहैया कराना। ये सही है या गलत, माइंड में रखिएगा इसको। उसके बाद है सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में सहायता हेतु बहुभाषी विशेषज्ञों को शामिल करना। ऑप्शन डी में बताया गया है स्वास्थ्य, परिचर्या, कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वैश्विक चुनौती का सामना करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयास करना। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन ई में शिक्षा प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना, ठीक है। तो इसमें से देखिए आपको आंसर देना था, तो आपके यहाँ पे आंसर जो है दिख ही रहे तो बता ही देती हूँ, बी इसका आंसर है, ठीक है। बी यानी कि ए, बी और ई, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के बारे में जो है बताया गया है आपके ए, बी और ई में। तो ए में आपका क्या था, प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार हेतु नए जो है निर्देश तैयार करना, ये काम है आपका नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का। बी नंबर भी ऑप्शन था उसमें, अधिगम को समझने हेतु प्रौद्योगिकी के
प्रयोग के संबंध में विचारों को मुक्त आदान प्रदान हेतु मंच मुहैया कराना। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ई नंबर ऑप्शन है कि शिक्षा प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना। ठीक है, ये सब किसके काम है? तो ये सब जो है आपके नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के काम है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ भी वही चीज लिखा गया है, आंसर उसी का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्लियर होगा सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपका, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ई अधिगम मंच है। ठीक है, ई लर्निंग जो है आपको बताना है मंच। स्वयं है, परख है, दीक्षा स्वयं एंड प्रभा स्वयं, है, दीक्षा स्वयं परख भी है। स्वयं स्वयं प्रभा है। ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी, कोई ऑप्शन बताइए। ए बी डी, ए बी डी है। ए बी डी, परक बी, ए बी डी तो ऑप्शन नहीं। ए सी ए डी, बी, ए सी डी, ए सी डी ये ऑप्शन। ओके, ऑप्शन बी बोल रहे हैं आप लोग? जी मैम। चलिए, ऑप्शन बी नंबर में आपका ए है, सी है और डी है। ठीक है, ए यानी कि स्वयं है, उसके बाद सी नंबर यानी कि स्वयं प्रभा है, और डी नंबर यानी कि दीक्षा है। तो ये सब जो है आपके ई अधिगम लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, परख स्वयं, नहीं है स्वयं मैम, प्रभा और परख और मूक नहीं है। नहीं, ये जो है आप असेसमेंट के लिए पढ़े थे ना, परख न्यू एजुकेशन पॉलिसी में असेसमेंट के लिए था, मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। देखते हैं, स्वयं, स्वयं प्रभा, मुख, दीक्षा जो है ई अधिगम मंच है। ई अधिगम या फिर इलेक्ट्रॉनिक अधिगम, अधिगम का प्रत्यक्ष अर्थ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होता है, जिसका मतलब ऐसे शिक्षा जो कि इंटरनेट से जुड़े डिजिटल संसाधनों के माध्यम जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप सीखी और सिखाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य अपनाया है? लक्ष्य 4 के बारे में बताना है। ठीक है, आप लोगों को मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ाई थी, और देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या आपको लक्ष्य 4 में, जो हमारा लक्ष्य 4 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो किससे मैम संबंधित है? कितने उच्च ऑप्शन है, शिक्षा और इसमें कितने ऑप्शन हैं? ऑप्शन इसमें एक ही बताना है आप लोग को, तो आराम से ही आना चाहिए। चलिए देख लीजिए, एसडीजी गोल याद है 17 सभी को? क्वालिटी एजुकेशन। यस, क्वालिटी एजुकेशन। इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे लाया गया आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश से 2015 में जो है सतत विकास लक्ष्य 4 के से संबंधित जो है हमारा कौन सा गोल है? तो क्वालिटी एजुकेशन है, यानी कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, 4 वाला। ठीक है, आप लोग 17 गोल को याद रखिएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, कभी इन्वायरमेंट से लेके पूछ देगा, कभी देखिए हेल्थ से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है आपसे। तो संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश द्वारा जो है वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित गुणवत्ता पर शिक्षा लक्ष्य अपनाया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि सितंबर 2015 में महासभा ने सतत विकास के लिए 2030 तक एजेंडा को अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल है। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना के सिद्धांत का ये निर्माण करता है। साथ ही नया एजेंडा जो है सभी के लिए सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। ठीक है, अब आपको बताना है CBCS के बारे में बताना है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन देना है। 4 ऑप्शन है आपके साथ, मैं दिखा देती हूँ, बताइए क्या होगा। इसका फुल फॉर्म बताना है। देखिए फुल फॉर्म से किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CBCS से संबंधित चॉइस बेस्ड सेंट्रल स्कीम होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट स्कीम सिस्टम होता है, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रेडिट स्कीम होता है, या फिर क्रेडिट बोर्ड ऑफ सेंट्रल स्नॉपर्स होता है। बताइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रेडिट स्कीम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। बी बोल रहे हैं? चलिए, बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, CBCS का फुल फॉर्म क्या होता है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्या है ये? तो विकल्प आधारित केंद्रीय प्रणाली है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विकल्प आधारित केंद्रीय प्रणाली। CBCS छात्राओं को कोर, वैकल्पिक, साधारण या फिर कौशल आधारित पाठ्यक्रमों वाले निर्धारित पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? ये आपको पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करता है CBCS, जिसको हम बोलते हैं विकल्प आधारित केंद्रीय प्रणाली। ठीक है, विकल्प आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है दोनों सही है फिर गलत है, ठीक है। गलत और सही में बताना है, या तो दोनों सही है या तो गलत होगा या तो सही होगा। देखिए ऑप्शन किस तरीके से है। पहले आप पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद बताइए। शिक्षण की प्रगामी यानी कि प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं, अपितु यह हमारे आप में संपूर्ण जीवन होना चाहिए। दूसरा है, शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। देखिए ये सब आपसे दिमाग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आप यहाँ सोच विचार के इसका आंसर दे सकते हैं। एनीवन गिव आंसर? मैम एक तो पहला तो सही है। चलिए, पहला सही लग रहा है आपको, दोनों सही है, ठीक है। देख लेते क्या बोला जा रहा है। देखिए, प्रगति शिक्षा दर्शन कहता है कि शिक्षकों को बच्चों को रख कर जो है याद करने पर निर्भर करने के बजाय सोचना, सीखना और सिखाना चाहिए, ठीक है। रटाने की जगह पे सोचने, समझने और सिखाने पर जो ज्यादा बल देना चाहिए। ये केवल आजीविका की तैयारी नहीं होनी चाहिए, अपितु यह अपने आप संपूर्ण जीवन होना चाहिए। अतः यह कथन सही है। दूसरा है, सामाजिक पुनर्निर्माणवादी शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा के पूर्ण नियंत्रण से समाज का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। शिक्षा पर अगर नियंत्रण रहेगा तो समाज का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा में सामाजिक पुनर्निर्माण के क्रियान्वयन के साथ एक छात्र वास्तविक सामाजिक समस्याओं और विवादास्पद मुद्दों के अध्ययन में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसके अनुसार जो है नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से सामाजिक होनी चाहिए। तो ये कथन भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के उत्तम शासन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? बताइए। अकादमिक स्वायत्ता, वैधानिक स्वायत्ता, वित्तीय स्वायत्ता या फिर प्रशासनिक स्वायत्ता। इसमें से आपको जवाब देना है, कोई तीन चुनना है कम से कम आपको, ठीक है। मैम ए ए बी सी। ACD। चलिए देखते हैं इसका आंसर हम लोग। इसका आंसर जो आपका ए नंबर है यानी कि एसीडी। एसीडी, बी को छोड़ देना है, एसीडी इसका आंसर है। तो अकादमिक स्वायत्ता यानी कि एकेडमिक ऑटोनॉमी, और उसके बाद जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वित्तीय स्वायत्ता, और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या बोलते हैं ऑटोनॉमी यानी कि प्रशासनिक स्वायत्ता, ठीक है। लीगल को छोड़ दिया गया, बाकी सबकी सभी है। अकादमिक स्वायत्ता, वित्तीय स्वायत्ता और प्रशासनिक स्वायत्ता, ये महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के उत्तम शासन हेतु जो है ये आवश्यक है, ठीक है। एक एकेडमिक ऑटोनॉमी होना चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होना चाहिए, ठीक है, एक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में उत्तम शासन के लिए। अब बताना है, भारत का भाग उसकी कक्षाओं में निर्मित होती है, क्या किसमें कहा गया था? ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिखा। शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग। ओके, चलिए सही है आपका, शिक्षा आयोग यानी कि 1964। देखते हैं इसका, भारत का भाग उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह कथन कोठारी आयोग का है, और कोठारी आयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोठारी आयोग को हम लोग एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका समय क्या है? तो 1964 टू 66, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एनईपी 2020 से क्वेश्चन है, कितने मस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बताना है कि 2020 में जो प्रस्तावित स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना क्या है, बताइए। 5334। ए ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा, बी होगा ना। बी ऑप्शन होगा। 5334। बी ऑप्शन। ओके, देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन भी कितने अच्छे से दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। इसमें हम लोग देखे थे फाउंडेशन स्टेज होता है, प्रिपरेटरी स्टेज होता है, मिडिल स्टेज होता है और सेकेंडरी स्टेज होता है, ठीक है। 5+3+3+4 मॉडल होता है। तो 5 मॉडल का जो हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग एज 3 से लेके 6 तक जो प्री स्कूलिंग होता है, आंगनवाड़ी बालवाड़ी जो हम लोग देखते हैं 3 साल का होगा, उसी में 2 साल का क्या होगा? क्लास 1 और क्लास 2 होगा, यानी कि 5 साल जो है हमारा क्या होगा? फाउंडेशन स्टेज होगा।
ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज जो होगा हमारा 3 साल का होगा, जिसमें हमारा एज क्या रहेगा, 6 से 11 साल का बच्चा इसमें पढ़ाई कर रहा होगा, और क्लास 3 से लेके 5 तक हम लोग यहाँ पे 3 साल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये प्रिपरेटरी स्टेज होगा। मिडिल स्टेज में हम जाएंगे तो हमारा एज 11 से लेके 14 ईयर्स तक होगा। हमारा जो है यहाँ पर 5 तक पढ़ाई कर लिए, अब यहाँ पे 6 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 3 साल यहाँ भी मेरा पढ़ाई चलेगा। ठीक है, 6, 7 और 8 3 साल का, जिसको हम लोग मिडिल स्टेज बोलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी जो स्टेज होगा, जो कि एज आपका 14 to 18 तक रहेगा, और यहाँ पे जो आप 9 to 12 तक पढ़ेंगे, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगा सभी को? अब इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कि भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? यूजीसी के द्वारा, एमसीआई के द्वारा, बीसीआई या फिर एआईसीटी के? यूजीसी। डी AICTE एमसीआई। ठीक है, डी ऑप्शन। देखते हैं इसका आंसर हम लोग। उच्च शिक्षा में क्या पूछा कि भारत में उच्च शिक्षा संबंधी प्रथम नियामक निकाय बोला गया है, रेगुलेटरी बॉडी के बारे में बात किया गया है। एजुकेशन के क्षेत्र में जो रेगुलेटरी जो बॉडी होगा, उसमें बताया गया प्रथम नियामक निकाय की स्थापना एमसीआई, ठीक है, एमसीआई के अंतर्गत की गई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और वो जो है इंडिया मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इंडियन मेडिकल जो है काउंसिल एक्ट कब हुआ था? 1956, उसी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें जो है 1993 में संशोधन किया गया था। ठीक है, इसमें संशोधन किया गया 1993 में, तो इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए नया है। मैम ठीक है, इसको वैसे भी मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी इज हायर एजुकेशन, तो फिर ये मेडिकल में ही आया ना। यस, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एमसीआई होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के द्वारा स्थापित किया गया था, और 1993 में इसको संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। नहीं भी देखेंगे तो भी पता होना चाहिए कम से कम। चौथा ऑप्शन नहीं भी दिख रहा है तो भी पता होना चाहिए आप लोगों को। बी ऑप्शन दिखाने से राधा कृष्ण। ये होगा। राधा कृष्ण डी ऑप्शन। ओके, बहुत बी अच्छा। ऑप्शन तो ए है तो है ही नहीं, ऑप्शन डी है, राधा कृष्ण आयोग। पढ़े हैं ना हम लोग, जो कि हमारा आजादी के बाद जो है पहला जो हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, वो तो हमारा क्या है? राधा कृष्ण आयोग ही है ना। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना नवंबर 1948 में की गई, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसे जो है राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, चलिए दिखाई देखिए नया है तो क्या। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा को विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण, परीक्षा अनुसंधान और शिक्षण के मानकों के अनुरक्षण के लिए संदर्भित किया जाता है? इसका आपको ध्यान रखना होगा कि सेक्शन 12 में विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है, जो हमारा यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है, उसमें जो हमारा 12 जो धारा है, जो सेक्शन 12 है, उसके अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण, परीक्षा अनुसंधान और शिक्षण के मानकों के अनुरक्षण के लिए संदर्भित किया गया है। ठीक है, ये आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय पूर्व और माध्यमिक शिक्षा पर GER ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है, उसमें 100% की वृद्धि का लक्ष्य जो है कब तक के लिए रखा गया है? ये मैं पढ़ाई हूँ, बताइए। बी ऑप्शन 2003 2030 सी ऑप्शन ही होना चाहिए। बी ऑप्शन, चलिए सी ऑप्शन होगा। 2030 बताया गया ना, आप लोग ध्यान नहीं दिए क्लास। चलिए कोई नहीं। तो हम लोग नई शिक्षा में जो है जो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली जो समिति जो रिपोर्ट प्रस्तुत उसके रिपोर्ट पर आधारित है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाले। ये जो है नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय पूर्व और माध्यमिक स्तर पर जो है सकल नामांकन, यानी कि जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है, उसका 100% जो है वृद्धि का लक्ष्य 2030 तक पूरा करने का रखा गया है। ठीक है, 2030 तक आपको ये ध्यान रखना है।
हाँ मैम, आपने इसको पढ़ाया भी और एक क्वेश्चन भी करवाया था इस पे। हाँ, इससे बोल रही, इससे सीधा ही क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ डिजिटल पहले दी गई है, ये देखिए मैं पढ़ाई तो नहीं हूँ लेकिन आप लोग इससे जानते होंगे बहुत सारे लोग, और अभी टीचिंग एप्टीट्यूड में सर पढ़ाने वाले हैं, इसी वजह से मैं इसको कवर नहीं की, क्योंकि 2 बार हो जाता ना, सर नहीं जो है बोले थे मैं पढ़ाऊंगी, मतलब सर पढ़ाएंगे, तो इस वजह से ठीक है, तो इसमें आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आपको देखिए इसमें बताना है, ठीक है, मिलान करना है, फिर भी आप लोग इससे परिचित होंगे, ठीक है। बताइए, सीधा आंसर ही दिखा दो, दिक्कत हो रहा होगा अगर दिख नहीं रहा होगा। चलिए देखिए करवा देती हूँ मैं। स्वयं जो है, स्वयं का क्या है कि कहीं भी किसी कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए जो है मुक्त स्वयं, स्वयं क्या है, कहीं भी जो है हम लोग ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं स्वयं के द्वारा। स्वयं प्रभा क्या है, तो उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए निःशुल्क डीटीएच चैनल है, ठीक है, डीटीएच चैनल वाला है हमारा स्वयं प्रभा। डिजी लॉकर क्या है, तो भौतिक अवस्थिति से असंयुक्त वैयक्तिक ई दस्तावेज का भंडारण और उपलब्धता। और एन एनएटी क्या है, तो ये शैक्षणिक अधिनिर्णयों यथा उपाधियों अंक पत्रों आदि की ऑनलाइन जो है उपलब्धता और भंडारण है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जो लास्ट वाला जो है जिसको एनईडी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपना जो है डिजी सुरक्षित लॉकर कर भी सकते मतलब हैं मैम अपने। सभी जानते हैं। हाँ, चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपको बताना है यहाँ पे सर्वोच्च सलाहकार और गैर, मैम ये जो क्या डिजी लॉकर, ये जो डिजी लॉकर बताया है, ये जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम मतलब वहां पे भी सेफ रख सकते हैं ना? हाँ सेव रख सकते हैं। इसका जवाब दीजिएगा, ये भी इजी क्वेश्चन है। एडवाइजरी जो है आपका नॉन स्टेटनरी जो बॉडी है कौन सा है, बताइए, संवैधानिक लिखा है, नीति आयोग है, डी एनसीटी है, ए ऑप्शन। नीति आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग भारत सरकार का जो है प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, जो कि दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। अब आपको बताना है, देखिए यूजीसी में आप लोग को विस्तार से पढ़ाई थी, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष कैसे नाम नहीं दिए गए, ए आपको दूसरा नंबर तीसरा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ए नंबर हुमायूं कबीर, अब हम लोग देख लेते हैं। इसका मैं पूरा बताई थी कितना अभी तक है, सबका नाम मैं पीडीएफ में डाल दी हूँ, एक बार आप उसको रीड करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे शांति स्वरूप भटनागर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में था नहीं, जिसके वजह से हुमायूं कबीर को ले लिया गया, ठीक है। और अभी जो है वर्तमान में कौन है बताइए, वर्तमान समय के यूजीसी के कौन है अभी चेयरमैन? जगदीश कुमार। जगदीश कुमार। जगदीश। ओके, चलिए, तो अभी वाला आपको याद रखना है जगदीश कुमार। बाकी आप शांति स्वरूप भटनागर है, दूसरा हुमायूं कबीर है, पंडित हृदयनाथ कुजूर है, फिर सीडी देशमुख देखेंगे 4 नंबर पे, कोठारी जो है 5वें नंबर पे है, और जॉर्ज जैकब। नेक्स्ट बताइएगा, जो हमारा एनईपी 2020 से क्वेश्चन है, किसका जो है पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है। रुकिए मैं दिखाती हूँ, 4 ऑप्शन देखिए आप। अच्छा, एक ऑप्शन दूसरे में होंगे, पहले यहाँ पे 3 देख लीजिए। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नई शिक्षा नीति है, निम्नलिखित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन का है, या फिर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन का है, या फिर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन का है, या फिर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टेक्निकल एजुकेशन का है। तो एनईपी 2020 में किसका जो है पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का बात किया गया, कौन जो है ऐसा बॉडीज है जो कि कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करता है, ठीक है, प्रिपेयर करता है, ए बताइए। ऑप्शन। ऑप्शन सी। सी, ओके। ए। अच्छा, एक ऑप्शन और भी है, इसमें आपको जो है ना यहाँ इस तरीके से आंसर देना था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर वोकेशनल एजुकेशन। अब बताइए क्या आंसर हो सकते हैं, एक साथ तो दिख नहीं रहे, दिक्कत आएगा आप लोगों को, चलिए मैं बता देती हूँ। सी नंबर इसका आंसर है,
यानी कि एबीसी। ठीक है, एबीसी यानी कि पहला वाला जो है, एक आपका हो जाएगा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, दूसरा है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, और तीसरा है आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो तीन चीज, स्कूल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन और टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये तीनों को ध्यान रखना है। विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, और शिक्षा हेतु शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? एसएसएसए का, फरक का, आईआईटीआई का, नीति का? बताइए। बी और डी। बी। बी, ओके। अच्छा, इसमें भी नीचे मुझे देखना चाहिए। चलिए, इसमें भी आपको जो है कूट में देना था, और एक एनटीए भी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए, आपका क्या करने के लिए बोला गया है? एनटीए जो हमारा नई शिक्षा नीति है, उसमें निम्न निकायों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। तो क्या क्या प्रस्ताव रखा गया है? पहला तो एसएसएसए है, ठीक है, जो कि स्टेट स्कूल सेंटर अथॉरिटी है। ठीक है, स्टेट स्कूल सेंटर अथॉरिटी। उसके बाद परक है। परक क्या है? जो कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और नेक्स्ट क्या है? टीआई, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, एसएसएसए का, उसके साथ परक, और उसके साथ टीआई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित फुल फॉर्म जो है पूछ लिए जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है ट्रिपल एस ए का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। परक का क्या है? तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज और होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आईआईटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, इसमें इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है, आपका मिलान करना है कि एनडीएल से किससे रिलेटेड है, एनएडी किससे रिलेटेड है। इसको मैं करवा ही देती हूँ। देखिए, एनएडी जो है क्या करता है? ये तो निर्गत करना, जमा करना, पहुंच और शैक्षिक सम्मान जैसे डिग्री, मार्कशीट इत्यादि की जांच करता है। ठीक है, एनएडी नेट। और एनडीएल क्या करता है? तो एनडीएल जो है सिंगल विंडो रिसर्च की सुविधा के साथ लर्निंग रिसोर्सेज की वर्चुअल जो है रिपोजिटरी का फ्रेमवर्क है ये। उसके बाद स्पोकिंग जो ट्यूटोरियल है वो क्या है? तो ये निर्गत करता है, जमा करना, पहुंच और शिक्षण सम्मान जैसे डिग्री, मार्कशीट इत्यादि की ये जांच करता है, स्पोकन ट्यूटोरियल। और जो आपका FOSSEE ये क्या है? तो सिंगल विंडो सर्च की सुविधा के साथ लर्निंग रिसोर्स के वर्चुअल रिपोजिटरी का फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है इसको। ये डिजिटल से संबंधित है क्वेश्चन, तो आपको इसको याद करने के लिए जो है नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसे बताना है कि भारत में प्राच्य जो है देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक क्या है? सक्रिय मानी जाती है, निष्क्रिय मानी जाती है, तटस्थ मानी जाती है, फिर प्रच्छन्न मानी जाती है। भारत में प्राच्य शिक्षा के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ओरिएंटल लर्निंग के बारे में बात किया जा रहा है कि देशज अधिगम जो प्रोग्राम्स इन इंडिया है उसमें आपको बताना है। आपको देख लेते हैं, इसमें जो है सक्रिय मानी जाती है। भारत में प्राच्य जो है देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका क्या मानी जाती है? सापेक्षिक रूप से अधिक सक्रिय मानी जाती है। ठीक है, ये आपको याद ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने एसडीजी सूचकांक 2019 से 2020 के अनुसार भारत में एसडीजी जो हमारा 9 है उसमें औद्योगिक नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर जो है निष्पादन करने वाला राज्य, ये आपका थोड़ा इन्वायरमेंट वाला जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये मैं बता ही देती हूँ। इसका आंसर ऐसे 2 बताया गया है, एनटीए वाले ने इसको खारिज कर दिया है। ठीक है, तो नीति आयोग ने जो एसडीजी जो हमारा सूचकांक है 2019 से 2020 के अनुसार भारत में एसडीजी 9 का
सबसे बेहतर निष्पादन करने वाले राज्य केरल और गुजरात है। और एसडीजी 9 में दोनों राज्यों को 88 अंक प्राप्त हुए हैं। सतत विकास लक्ष्य 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे के बारे में है तथा इसका उद्देश्य लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, संपोषणीय औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके बारे में बताना है मुख्य के बारे में कि वर्ष 2008 में स्टीफन डाउन्स तथा जॉर्ज सीमेंस ने जो पहला मूक प्रस्तुत किया था उसका नाम क्या है। ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आपके हायर एजुकेशन से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे ले आई हूँ। मैं बता देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा संयोजकवाद और संयोजन ज्ञान। ठीक है, संयोजक ज्ञान। तो कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। वर्ष 2008 में जो है स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सीमेंस ने पहला कक्षागत मूक प्रस्तुत किया जो कि संयोजकवाद और ज्ञान पर आधारित था। यह सामूहिक मूक के रूप में प्रचलित हुआ क्योंकि पहली बार इसे 30 से 50 बच्चों ने भाग लिया था। स्टीफन डाउन्स ने प्रारंभ में मूक के अंतर्गत ऑनलाइन परिचर्चा की स्थान नहीं दिया था, ना ही उसमें किसी भी प्रकार के प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किया था। यह एक प्रकार का वीडियो व्याख्यान कक्षा था जिनकी समय सारणी जो है 30 से 42 मिनट की थी। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा चीजें याद रखनी है, बाकी सर इसके बारे में पढ़ाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, अब देखिए एनईपी 2020 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ई तक दिए गए ऑप्शन, और इसमें आपको बताना है इस तरीके से। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, आप बताइएगा कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो इसमें एनईपी 2020 के बारे में सही पूछा गया है। 4 वर्ष का समकालिक बीएड द्विप्रमुख विषयी सर्वांगीण स्नातक की डिग्री होगी जो कि विद्यालय शिक्षा होने की न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। तो 4 वर्ष का यहाँ पे बीएड का बात किया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन में क्या बोला गया, सभी विशिष्ट शिक्षा संस्थानों को 2025 तक बहु विषयक संस्थानों में परिवर्तित करने आवश्यक होंगे। ये कथन सही है, गलत। नेक्स्ट आपका कथन है विशिष्ट विषयों के स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थी 2 वर्ष का बीएड जो है पाठ्यक्रम करेंगे। नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी द्वारा सेवा पूर्व शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु परीक्षा का संचालन किया जाएगा। ई नंबर ऑप्शन में है विशिष्ट विषय में 4 वर्षीय जो स्नातक डिग्री वाले जो विद्यार्थी होंगे उसको 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम एक विद्यालय शिक्षक होने के लिए जो है पूर्व आवश्यक शर्त होगी। ठीक है, आपको इसमें समझ में तो आ रहा होगा कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? हम कीजिए, सभी लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, ये आ गया समझ में। समझ में आ गया। सीधा हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं क्योंकि एक साथ दिखाना आप लोग बता भी नहीं पाएंगे ना, ऊपर नीचे थोड़ा सा। ठीक है, मैं सीधा ही बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो 4 वर्ष का जो हमारा बी नंबर इसका आंसर है। ठीक है, बी नंबर यानी कि ए, सी और ई नंबर। ठीक है, ए, सी, ई देख लेते हैं हम लोग। ए में जो है सबसे पहले बातें की गई थी कि 4 वर्ष का जो समकालिक बीएड होगा वह द्विप्रमुख विषयी सर्वांगीण स्तर की डिग्री होगी जो कि विद्यालय शिक्षक होने की न्यूनतम डिग्री होगी। ठीक है, 4 साल का ये पूरे बीएड का बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ज्यादा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे द्विप्रमुख विषय के बारे में बात किया गया है। ठीक है, एक था आपका ए नंबर और क्या था आपका सी और ई। तो सी नंबर में क्या है कि विशिष्ट विषयों में स्नातक डिग्री वाले 2 साल का बीएड करेंगे। ठीक है, ये भी पूरा सही बात बोला जा रहा है। उसके बाद जो है आपका एक और है ई नंबर। ई नंबर भी आपको पूरा सही लग रहा हो कि जो 4 साल का जो स्नातक किया हुआ रहेगा, जो पीजी किया हुआ रहेगा, उसको 1 साल का ही बीएड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर होगा सभी को? चलिए देख लीजिए यहाँ पे फिर से बी नंबर ऑप्शन। 4 वर्ष का समकालिक बीएड द्विप्रमुख विषयी सर्वांगीण स्तर की डिग्री होगी जो कि विद्यालय शिक्षक होने का न्यूनतम डिग्री योग्यता होगा। और स्नातक डिग्री वाले 2 वर्ष का जो है बीएड करेंगे। 4 वर्षीय जो स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थी 1 वर्ष का जो है बीएड पाठ्यक्रम जो है वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। देश में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में 4 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जो है एनआर सरकार समिति के द्वारा अनुशंसा पर की गई थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन नवंबर 1950 में हुआ था। इसमें आपको कथन सही है गलत है इस तरीके से आपको जवाब देना है। पाव भाजी। पाव भाजी
कौन है भाई? बताइएगा इसका आंसर। ये तो सही है। ये तो सही है। ए तो सही लग रहा है। ओके, सही है आप लोगों का, ये सही है, लेकिन दो गलत है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो देश में जो है पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर में जो है 4 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का सुझाव रखा गया, जो कि एनआर सरकार समिति के द्वारा किया गया था। 1945 में ये गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? एनआर सरकार थे। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? नंबर 45 में। यहाँ 1950 लिखा हुआ था, जिस वजह से ये गलती हो गया। 1945 रहता तो सही हो गया। ठीक है, जो कि तकनीकी शिक्षा के लिए जो है उपलब्ध सुविधाओं और सर्वेक्षण करने और देश में समन्वित और एकीकृत परीक्षण से विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई थी। ठीक है, क्लियर होगा सभी को। अब देखिए फिर एनईपी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एनईपी से, इसमें आपको इस तरीके से जवाब देना है। ठीक है, ज्यादा ऑप्शन चुनना है आपको। तो यहाँ आपको बताना है कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे? किस प्रकार के संस्थान होंगे बताना है आपको। विश्वविद्यालय समरूप संस्थाएं, शिक्षण विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित करना, शोध विश्वविद्यालय, या फिर स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को? मैम तकनीकी मैम वाले एक बार होने फिर से चाहिए, ऑप्शन शोध दिखा वाले, दीजिए। रिसर्च वाले होने चाहिए। मैम डीम टू भी यूनिवर्सिटी भी है ना शायद इसमें 2000। चलिए बताइए अब। डी। मैम मेरे को स्क्रीन शो नहीं हो पा रही ना, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बस सुन के। डी डी बी सी डी। मैम ए बी डी फर्स्ट ऑप्शन सही है क्या? फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। ओके, 4 ऑप्शन बोल रहे हैं आप, देख लेते हैं। सी नंबर इसका आंसर है। ठीक है, सी नंबर यानी कि बीडीई। ठीक है, बीडीई। देखिए बी में क्या है आपका? शिक्षण पहले मैंने यही विश्वविद्यालय। बोला था बीडी, टीचिंग पहले यही बोली। शोध ओके, रिसर्च और ऑटोनॉमस। शोध ओके रिसर्च यानी रिसर्च यूनिवर्सिटी। और ई में क्या बताया गया है? ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज के बारे में बात किया है, शायद डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज की बात की है। सही है, आप लोग का सही हुआ तो अच्छी बात है, सही भी करना चाहिए आप लोगों को। देख लेते हैं पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारा 1986, सॉरी दूसरा होगा नहीं, 1986 में तैयार की गई थी। और 1982 में, या दूसरा शिक्षा नीति होगा, गलत लिखा गया है। 1982 में इसे संशोधन किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 34 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है तैयार की गई। और तथा इसे लागू होने के बाद निम्नलिखित संस्थान होंगे। तो एक शोध विद्यालय होगा, शिक्षण विश्वविद्यालय होगा, स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ बताना है कि आपके जो एनईपी 2020 में अनुशंसा है कि बीएड कार्यक्रम की अवधि निम्नलिखित में से कितनी होगी? बताइए, 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का? तो आप बता सकते हैं जिसे 1 साल में। तो 2-3 कोट में ना आंसर। ऑप्शन बताने हैं ना। आंसर। ए बी डी होगा ना फर्स्ट। क्वेश्चन दिखे मैम। ए बी डी होगा मैम। ए बी सी। 1 साल का होगा, 2 साल का होगा और 3 साल का होगा। मैम नहीं, 4 ए साल का अलग से 4 बताया गया है, साल का 4 बोला साल है का ना भी मैम। होना। हाँ, 4 साल का भी होना चाहिए, यहाँ पे गलत तरीके से लिख दिया गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए पहले तो बीएड कार्यक्रम की अवधि जो है 1, 2, 4 साल की होगी। ठीक है, 1, 2 और 4 साल की, 3 साल की तो नहीं बोली गई है। ठीक है, 1, 2 और 4 साल की। 1 साल वाले कौन करेंगे? जो कि यहाँ पे पीजी कंप्लीट किए हुए रहेंगे। ग्रेजुएशन मास्टर वाले वाले। रहेंगे जो 2 साल के लिए करेंगे। हाँ, और जो 4 साल के लिए जो शुरू से करेंगे। ठीक है, तो 3 साल और 5 साल की कोई प्रावधान नहीं की गई है। हाँ, आंसर ही गलत दिया गया था। ठीक है, यहाँ नीचे सही है। पर ऑप्शन तो ए हुआ ना। ऑप्शन ए है, पर आंसर देखिए ना, आप खुद भी तो पढ़े हैं ना, 4 साल का पढ़े। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, 1, यस 2 और मैम। 4 वर्ष की है। ठीक है, हाँ जी मैम। भूल से गलत दे दिया गया होगा। आपको ये सब भी ध्यान रखना है। ठीक है, अपने नॉलेज पे भी थोड़ा ध्यान रखना है कि आप सही है। इसमें आपको बताना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से लगाइए। ऑप्शन दिखाना पड़ेगा नीचे ऑप्शन। हिंदी में दिखाऊं कि इंग्लिश में? इंग्लिश में। ये इंग्लिश में दिखा मैम। ओके,
ठीक है, देखिए इंग्लिश में NIEPA, NAC और AICTE और ICSSR। मैम ये लास्ट वाला तो सेकंड हो जाएगा। लास्ट वाला AICTE भी है इसमें। चलिए डी ठीक है, हम लोग second। देते हैं, मैम है नेक ना। वाला फोर्थ है, NAC वाला नेक वाला फोर्थ है, एक्रीडिएशन एक्रीडिशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ओके, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप लोग बोल रहे थे बी का 4 ना। देखिए बी का 4 किसमें है। बी का 4 2 में दिख रहा है, अभी भी कंफ्यूजन होगा। ए का 3 भी 2 में दिख रहा मैम है। 4 का ठीक है? सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन। 4 का डी क्या का बोल रहे थे, सेकंड। सेकंड मैम सेकंड पूरा क्वेश्चन दिखाइए एक बार। ओके, टू डी का प्रमोट 2। द रिसर्च इन सोशल साइंसेज क्या है मैम? नहीं मैम ये तो ICSR तो साइंस वालों का चलिए मैं नहीं देख लेती हूँ, आंसर ही देख लेती हूँ, ठीक है। ए ए। नंबर ए ही है मैम आंसर इसका। मैम इंग्लिश में दिखाइए, इंग्लिश में आंसर। मैम ओके, मजा आ पहले रहा है देखिए ए क्वेश्चन का 3 करने है, में ना, ठीक है। पढ़ के भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। ए का 3, बी का 1 है, सी का 1 है, डी का 2 है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ए का 3 देखते हैं पहले, NIEPA, ठीक है। इसका 3 बताया गया, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। NIEPA क्या काम करता है, तो प्लानिंग करने का काम करता है, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन को लोग, ठीक है। नेक का 4 दिया गया था, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे थे आप लोग। NAAC का दिया गया था, एक्रीडिएशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपको 1 और 2 है, तो सी का 1 है। यानी AICT के बारे में क्या बोला गया, ये प्रमोट करता है, प्रमोशन ऑफ क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। और लास्ट वाला जो है ICSSR, तो इसका क्या बचा रह गया आपके पास, टू प्रमोट रिसर्च सोशल इन साइंस। साइंस, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग जैसे ना थोड़ा थोड़ा इसका कोड वर्ड से भी दिमाग लगा से ऐसे हम लिख। डी से लगाया मैम मैंने, सेकंड वाला इस सोशल साइंस। हाँ मैं समझ गई कि आप ऐसे ही लगा है। चलिए अच्छी बात है, ऐसे ही लगाना, माइंड तो चलाना पड़ेगा ना एग्जाम में। एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। NIEPA जो है ये शिक्षण नियोजन का प्रबंधन करता है। NAC जो होता है ये उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन करता है। AICTE जो है ये तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में है। और ICSSR जो है ये समाज विज्ञान के शोध को बढ़ावा देने का काम करता है। अब देखिए रूसा संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। रूसा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये एक कार्यक्रम चलाया गया था, बहुत सारे आप लोग देखे होंगे। रूसा स्कीम के तहत जो है ना बहुत सारे डेस्क टेबल, बहुत सारे जो है चीज प्रोवाइड किए गए थे कॉलेजों में। तो इसका क्या जो है उद्देश्य है ये बताना है आपको, एक्सेस करना, इक्विटी करना, क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैरिकुलम। इसमें स्ट्रक्चर्स आपको में ऐसे करके जवाब देना है। 2-3 आंसर इसमें आपको देना है एक साथ, ठीक है। थोड़ा नीचे कीजिए। ए का नहीं दिखाई दे रहा चलिए पॉइंट का, ए पॉइंट। मैं आंसर ही दिखा देती हूँ ना नहीं क्योंकि मैम नीचे आंसर करने पे देखने आंसर नहीं है दिखे। अभी, आपने आंसर दिखा चलिए दिया एकदम। इसमें एक्सेस, आपको याद रखना है रूसा का उद्देश्य क्या है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, ठीक है। पहुंच, साम्य, उसके बाद साम्य और व्यवस्था और गुणवत्ता। गुणवत्ता। तो एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी की बातें की गई रूसा में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा तो जरा। सामने का मतलब क्या होता है? इक्विटी, इक्विटी समानता, साम्य जैसे सांख्य में होता है ना साम्यता, उस हिसाब से समानता, इक्वलिटी, हाँ समानता। इक्वेलिटी। हाँ इक्विटी, इक्विटी इक्विटी समानता नहीं समझ रहे हैं। जैसे आप और हम सब तैयारी कर रहे हैं तो हम आगे लोग सामान्य तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सीबीएसई के अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से कोर्स चुनने का अवसर प्रदान करता है। कौन जो है ऐसा कोर्स चुनने का अवसर प्रदान करता है सीबीसीएस में, ठीक है। सीबीसीएस में बताना है आपको। इसमें भी ऑप्शन आपको 2-4 ऐसे करके देना है, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन। अब देखिए आपको ऑप्शन, मूल कोर कोर्स, पर्यावरण शिक्षा, ऐच्छिक कोर्स, कंप्यूटर ये कोर्स। तो होगा ही होगा, शिक्षण, ऐच्छिक कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, एबिलिटी वाला। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग। सीबीएसई जो है, सीबीसीएस और अपने विद्यार्थियों को मूल कोर कोर्स, बी नंबर इसका आंसर है, ठीक है। ACE, ए यानी कि कोर्स, कोर कोर्स करवाएगा। सी में ऐच्छिक कोर्स यानी कि इलेक्टिव कोर्स होगा। और ई यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स होगा, योग्यता संवर्धन कोर्स, ठीक है। ये आपको अलग से याद रखना है सीबीसीएस का।
ठीक है। तो CBCS जो है अपने विद्यार्थियों में मूल कोर, ऐच्छिक कोर्स एवं योग्यता संवर्धन कोर्स चुनने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। इसमें भी इस तरीके से ही चुनना है आपको, 2 ऑप्शन चुनना है, ठीक है। आपको बताना है निम्नलिखित में से सम विद्यालय है, सम विश्वविद्यालय, NCERT, नीपा, जामिया हमदर्द, क्या है जामिया हमदर्द, उसके बाद जामिया मिलिया जामिया इस्लामिया और IIT। जामिया 2 हमदर्द, ऑप्शन बताना जामिया है। मिलिया हमदर्द, जामिया जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया एंड IIT। हाँ सही। ओके, हाँ यही है। चलिए ठीक। D और E बोल रहे हैं आप लोग, B हाँ और जी, C होगा, ठीक है, B और C, यानी कि नीपा और साथ में जामिया हमदर्द। जामिया दिल्ली में है ना ये तो। जामिया हमदर्द सम विश्वविद्यालय, मैम इसका एक बार ठीक है। क्वेश्चन फिर से बताइए ना, इसका क्वेश्चन बताइए ना। यहाँ पे सम बताना था, डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया था, ठीक है। डिम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में तो IIT से संबंधित है ना, IIT और जामिया मिलिया इस्लामिया क्या है? नहीं, डीम्ड मतलब अपना, अपनी यूनिवर्सिटी होती है ना उनकी, अपना ही होता है। हाँ, अपना शायद तो मैं डिम्ड के बारे में पढ़ाई हूँ ना आप लोगों को, हाँ, डीम्ड मैंने पढ़ा देखिएगा था। PDF में। हाँ, इसका इसलिए अपना अब जो है दिल्ली देखो स्वतंत्र जो है अमिटी सम यूनिवर्सिटी भी है ना मैम, जामिया ना डिम्ड है ना, अपनी संस्था अमिटी चलाता है, यूनिवर्सिटी। वो विश्वविद्यालय से उनका उतना वो नहीं होता, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हाँ, बनाते हैं। सब इसका अपना खुद का होता है, ठीक है। तो इसमें से डिम्ड टू भी पूछा गया था, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना था नीपा का और साथ में जो है जामिया हमदर्द। जबकि आपका NCERT ये जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगा, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया भी उसी तरीके से होंगे, ठीक है। जिस वजह से ये आपका IITs भी जो है आपके स्टेट या फिर आपके सेंट्रल से जुड़े हुए होंगे। मैम NCERT ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, सेल्फ रेगुलेटरी? हाँ, आपको एक बात बताना, 1 सेकेंड, मैं आपको एक बात बताने भूल गई। अभी 2023 में ऑटोनोमस जो है ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी वर्तमान में 2023 में इसको डीम्ड टू यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया गया। मैं जब पढ़ा रही थी तो मैं बताई थी ये बात, ठीक है। आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू रहेंगे, 2023 के क्वेश्चन, ठीक है। NCERT को डीम्ड टू में शामिल किया गया है, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि वो 2023 का, ये 2021 में पूछे गए थे, क्योंकि 2020 में जो है शिक्षा पॉलिसी लागू हुआ था और 2021 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी 2023 में ये चेंज हो गया, ठीक है, ये वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है NCERT का। क्लियर है सभी को? आप एक बार खोल के देखिएगा, जब मैं NCERT पढ़ाई थी ना, उसमें लिखा हुआ होगा, ऊपर ही लिखा हुआ होगा, एक बार खोल के उसको नोट भी कर लीजिएगा। NIRF का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, मैं फुल फॉर्म बार बार बोलती थी कि आपको ध्यान देना, देखिए उससे पूछा गया क्वेश्चन आपसे, आपको बताना है क्या होगा फुल फॉर्म। B ऑप्शन में D नेशनल इंस्टीट्यूशन, ये होगा फ्रेमवर्क वाला। इंस्टीट्यूशन रैंकिंग बोल रहे हैं, फ्रेमवर्क, ओके सही है, बहुत अच्छा। तो B। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है NIRF का फुल फॉर्म होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF का बी और डी सेम नहीं है ऑप्शन? B और D नहीं, एक में इंस्टीट्यूट ऑफ है, एक में इंस्टीट्यूट है, हाँ। इंस्टीट्यूट नेशनल है। सोचिए कि कितना नीचे वाले मतलब में एक इंस्टीट्यूशनल बहुत, है। मैम डी ऑप्शन दिखा रहा है, मैम इसमें डी ऑप्शन दिखा रहा है आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, डी नहीं यस बता यस रहा। वही आंसर ही है, हाँ वही आंसर ही है। तो आप सोचिए कि यहाँ पे कितना मतलब इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशनल में इतना छोटा सा लगेगा किसी को कि नहीं बी वाला आंसर होना चाहिए, है ना। हाँ, इतना सेम कम सेम अंतर है, तो आपको पूरे 50% अच्छे से बच्चे याद गलत रखना है। कराते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। हाँ, तो इसी वजह से आपको जो है ना पूरा कंठस्थ याद होनी चाहिए, ठीक है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, माइंड में भी 2-4 बार आप अभी बोल लीजिए ताकि आपको दोबारा कभी गलत ना हो। NIRF का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF को 29 सितंबर 2015 को जो है शिक्षा मंत्रालय यानी कि तत्कालिक जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे उसके द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। उसके द्वारा अनुमोदित किया गया। यह देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार का प्रयास है। तो उस शिक्षण संस्थानों को जो है ये क्या करता है? रैंकिंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग देने का काम कौन करता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क करता है, लिखा ही है उसमें रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके वर्ष 2018 में समूचे देश में सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए NIRF में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। तो 2018 से में जो है 2018 से बोला गया है सभी को इसमें हिस्सा लेना ही होगा ताकि वो रैंकिंग दे सके, ठीक है।
इस रैंकिंग में 11 श्रेणी के संस्थानों को सूचीबद्ध किया जाता है। तो 11 श्रेणियों में संस्थानों को इसमें सूचीबद्ध किया जाता है कि किसके अंतर्गत कौन कौन से विश्वविद्यालय आएंगे। ठीक है, देखिए एनईपी का दूसरा क्वेश्चन है आपका, कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है। उच्च शिक्षा के नियामक व्यवस्था के रूपांतरण के लिए जो है एनईपी द्वारा जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया कि स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। और ये जो है HICE के कौन से उद्गम वर्टिकल्स है। ये आपके बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं जब हायर एजुकेशन जब पढ़ा रही थी तो आपको वर्टिकल्स पढ़ाई थी 4, उसी के बारे में। यहाँ इंग्लिश में देखे तो समझ में आएगा, हिंदी में नहीं समझ में आएगा। क्लियर हो रहा है आपको? मैम इसमें क्या बताना है? हाँ। इसमें क्या बताना है? आपको वर्टिकल्स बताना है। हायर एजुकेशन जो काउंसिल ऑफ इंडिया था ना, कमीशन ऑफ इंडिया, हायर मैम एजुकेशन ए है, कमीशन ऑफ इंडिया है, ए है, इसमें आपके 4 ACE, वर्टिकल्स बताए गए थे। ACE। ओके, ACE, चलिए ए अच्छी ई बात तो है, मेरे को आपको याद है। और सी वाला एन याद तो ये तो बी तो बिल्कुल नहीं था और डी भी बिल्कुल नहीं था। अब 4 वर्टिकल्स तो आपके सामने हाँ, थे ही, ठीक है। ACE है। हाँ, चलिए, ACE सबको ये अच्छा लगा आंसर है, होगा क्वेश्चन। ACE। नेक्स्ट टाइम इसके यही है फुल इसका फॉर्म भी आप आंसर। लोग याद करके रखिए। चलिए, इसका बी नंबर आंसर है, आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया, ACE, हाँ, ठीक है। ACE। एक क्या रह गया बताइए? NHERC है, उसके बाद HERC है और नेट है, ठीक है। एक देखिए आपका क्या रह गया है, एक आपका क्या हो गया? GEC रह गया, GEC जनरल NHERC, एजुकेशन काउंसिलिंग, यस, एक जनरल आपका वाला जनरल रह गया एजुकेशन मैम। कौन सा? ओके, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लेते 4 वर्टिकल्स कौन से। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है 4 जो है उसके वर्टिकल्स थे। एक था आपका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल था, दूसरा था जनरल एजुकेशन काउंसिल, उसके बाद तीसरा है आपका नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल जिसको नेक बोलते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल था। तो ये आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी इससे पूछे जा सकते कितने वर्टिकल्स है, नंबर पे पूछे जा सकते 4 है, 3 है, 2 है, ऐसे इस टाइप्स के। ये क्वेश्चन हो गया है ना इसका फुल फॉर्म, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चलिए ये बताइएगा आप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक स्वशासी जो है अंतः विश्वविद्यालय केंद्र इम्प्लीमेंट है, बताना है आपको। इम्प्लीमेंट सेंटर के बारे में आपको बताना है। इसमें से ऑटोनोमस जो हमारा यूनिवर्सिटी सेंट्रल का जो ग्रांट कमीशन है ई वो पाठशाला, मेंटेन करने का काम करता है। ई पाठशाला। चलिए, यहाँ जो है एनटीए द्वारा इस क्वेश्चन को हटा दिया है क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें थे, सी और डी दोनों होंगे, ठीक है। अच्छा। शोध गंगा और स्वयं प्रभा, ठीक है। हाँ, शोध गंगा भी है। देखते हैं। क्योंकि हायर एजुकेशन की बात विश्वविद्यालय, कर रही है ना, इसीलिए यस, शोध गंगा और विश्वविद्यालय, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक जो है स्वशासी अंतर विश्वविद्यालय केंद्र इम्प्लीमेंट शोध गंगा और स्वयं प्रभा अनुरक्षण करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यूजीसी जो है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था और शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय निर्धारण और रख रखाव के लिए 1956 में संसद अधिनियम द्वारा जो है इसे वैधानिक रूप से संगठन बना दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यूजीसी का गठन कब हुआ है, ठीक है, कब ये जो है वैधानिक संगठन बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। तो 1953 में जो है ये अस्तित्व में आया है और इसको संगठन के रूप में, वैधानिक संगठन के रूप में 1956 में संसद द्वारा जो है इसको अधिनियम के तहत इसको लागू कर दिया गया। अब यहाँ बताना है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा निम्नलिखित में से किसका संवर्धन करता है, बताना है आपको। वैश्विक नागरिकता के लिए साझा अंतर्राष्ट्रीय कानून या फिर अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क या फिर समस्त क्षेत्रों के बीच वीजा सहित नागरिकों से संबंधित मुद्दे या फिर अधिक शांति और सहनशील समावेशी सुरक्षित संवर्धन संधारणीय जो है समाज। तो मूल आधारित शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। ग्लोबल जो है सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोशन के बारे में बात किया गया है, पोर्शंस के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं डी नंबर, यानी कि वैश्विक नागरिक शिक्षा अधिक शांतिपूर्ण, सहनशील, समावेशी, सुरक्षित और संधारणीय समाज हेतु निर्मित की गई है, ठीक है। मूल शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा, आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल का अनुरक्षण
निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, गूगल इंडिया के द्वारा, या फिर इम्प्लीमेंट सेंटर के द्वारा? ये जो पढ़े होंगे स्वयं प्रभा उनको तो अच्छे से मालूम होगा। इम्प्लीमेंट। इन्फ्लेमेंट, चलिए सही है, डी इन्फ्लेमेंट ऑप्शन। सेंटर ही है। डी नंबर। तो स्वयं प्रभा हम लोग देखते हैं कि स्वयं प्रभा जो है, जो जीसैट 15 उपग्रह जो है उसका उपयोग करके 24x7 यानी कि 24 घंटा 7 दिन आधार पर जो है उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसार के लिए जो है समर्पित 34 डीटीएच चैनलों का एक समूह है, जो कि एमएचआरडी द्वारा जो है, एमएचआरडी मिनिस्टर के द्वारा जांच किया गया, इम्प्लीमेंट जो है उसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। तो इम्प्लीमेंट के द्वारा इसको अनुरक्षित किया जाता है। ठीक है, अब बताना है आपको राष्ट्रीय मुक्त शैक्षणिक शोध संग्रह नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसर्च का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन देख लिए हैं, अब आपके पास आता है बताना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा, केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा? बी ऑप्शन मैम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त। तो देखिए, केंद्रीय जो है शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो है एनसीईआरटी के द्वारा, यानी कि एनआरओईआर संसाधनों का एक व्यापक डिजिटल भंडार है, जिसका उपयोग शिक्षक शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में जो है कर सकते हैं। शिक्षक जो है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में कर सकते हैं। ठीक है, एनआरओईआर का। और ये जो है ये एनसीईआरटी के द्वारा जो है ये प्रबंधन किया जाता है, एनआरओईआर। अब आपसे नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी के द्वारा जो ये प्रबंधन किया गया वो कौन है? तो एनआरओईआर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप यहाँ देख लीजिए, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स इन मैनेज रिसोर्स। तो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्लेटफॉर्म का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? एमएचआरडी के द्वारा, गूगल के द्वारा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, या फिर आईआईटी दिल्ली के द्वारा, या फिर एडोब इंक के द्वारा? इसके आपको जो है दो आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो ए बी, ठीक है, यानी कि एमएचआरडी के द्वारा और गूगल के द्वारा, गूगल इंक के द्वारा। ठीक है, स्वयं प्रभा का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया? तो एमएचआरडी के द्वारा और गूगल के द्वारा। स्वयं जो प्लेटफॉर्म है उसका निर्माण एमएचआरडी या वर्तमान में शिक्षा जो मंत्रालय है भारत तथा गूगल के द्वारा किया जाता है। स्वयं जो है प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का पोर्टल है, जिसमें विद्यालय, व्यावसायिक और स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज को कवर करके जो है शिक्षा और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनएसक्यूएफ। इसके बारे में मैं पढ़ाई हूँ। एनएसक्यूएफ के अनुरक्षण में अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय मानक वर्गीकरण के साथ संबंध हो जाए, बताना है आपको इसके बारे में, क्या आंसर होगा? आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा, एनक्यूएफडीसी के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा? एक आंसर देना है आपको। यूनेस्को। चलिए देख लेते हैं। आईएलओ के द्वारा, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये व्यवसाय के क्षेत्र में है ना, तो उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एनएसक्यूएफ जो है एनएसक्यूएफ जो है आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुरक्षण में अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय मानक वर्गीकरण के साथ संबंध हो जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा। सार्थक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सार्थक जो है एनईपी 2020 में आया है, तो सार्थक का क्या काम है ये बताना, हम देख लेते हैं इसका। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर है। तो सार्थक जो है हमारे एनईपी 2020 हेतु क्रियान्वित किया गया है। इसको देखते हैं क्या है ये। तो सार्थक जो होता है एनईपी 2020 सार्थक हेतु क्रियान्वयन योजना है। सार्थक का पूरा नाम होता है स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो ये एनईपी 2020 के तहत इसको लाया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन,
बताना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने वर्ष 2015 तक भारत में कुल नामांकन अनुपात कम से कम 20% प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 500 विश्वविद्यालय खोले जाने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने एक स्वतंत्र उच्चतर शिक्षा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है। तो ज्ञान आयोग के बारे में आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं क्योंकि समय कम है और 1.5 घंटा का मेरा क्लास था, तो इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं हम, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2015 तक जो है भारत में कुल नामांकन अनुपात कम से कम 20% प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 500 विश्वविद्यालय खोलने जाने की सिफारिश की। ये बात सही है, ठीक है। सॉरी, ये गलत है, यहाँ पे मैम क्या, अकथन है, अकथन असत्य बताया। हाँ ये असत्य बताया गया है, ये गलत है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने एक स्वतंत्र जो है उच्चतर शिक्षा विनिमय प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है। तो ये सही बात है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा ये बोला गया कि एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको एनईपी 2020 का। व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। वर्ष 2013 में शुरू की गई वी वॉक डिग्री को समाप्त कर दिया जाएगा, ये बोला गया 2020 में। या फिर वर्तमान व्यावसायिक पाठ्यक्रम के स्थान पे लोक विद्या पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। सी नंबर में स्थानीय अवसरों की मैपिंग किए बिना कौशल अंतर विश्लेषण पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र चुना जाएगा। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा के समेकन हेतु एक जो है राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगले दशक में सभी विद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा समेकित की जाएगी। तो इसमें से आपको 3 ऑप्शन था। ये ऑप्शन है। ए ऑप्शन है, एबीसी इसका आंसर है। हाँ, तो आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है कि एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को लेके क्या नहीं है, ये यहाँ पे देखना था। तो एबीसी नहीं है, क्या हो सकता है, तो ये देखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के समेकन हेतु एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाएगा, ये सही है। अगले दशक में सभी विद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा समेकित की जाएगी, ये दोनों आपके सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हो सकता है। तो स्नातकोत्तर का जो पाठ्यक्रम होगा 1 साल की अवधि, 2 साल की अवधि, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। मास्टर प्रोग्राम एबीडी। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। ए बी ई है आपका आंसर, यानी कि आपका क्या होगा आंसर। पहला देखते हैं 2 वर्ष की अवधि, 5 वर्ष की अवधि, ठीक है। और क्या है, मैंने तो 1 5 नंबर, वर्ष की अवधि कैसे आया। 1 वर्ष, 1 सेकेंड बताती हूँ। 1 वर्ष की अवधि है, उसके बाद क्या है 2 वर्ष की अवधि और 5 वर्ष की। अच्छा, 5 वर्ष की अवधि भी यहाँ पे दिया गया है। मैं जब पढ़ा रही थी तो उसको एक बार चेक करना पड़ेगा। 5 साल की नहीं थी, लेकिन 5 साल का नहीं था ना। 4 साल की थी। 1, 2 और 4 1, 2 और 4 था मैम तब। हाँ, 1, 2 और 4 था, मुझे भी 1, याद 2 है और 4 4 का होगा। था। हाँ लेकिन हाँ मैम दोबारा ठीक है, तो आया, आप लोग पहले है ना, भी एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था। मैम ये फिर हाँ ये जैसे जो है 3 पड़ेगा। साल इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं होते, 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पीजी, तो ये 5 ईयर हो जाएगा। अच्छा, ओके, एक बार क्योंकि चेक मैम कर इससे लीजिएगा आप पहले लोग भी एक इसको, ठीक क्वेश्चन है। में आया था ना ये जो 5 है साल ना का। स्लाइड में पूरी तरीके से लिखे गए हैं, ठीक है। स्लाइड में आप निकालेंगे ना, उसमें लिखा गया है, देख लीजिएगा, नहीं, एक वो बार मैम रीचेक ठीक कर कह लीजिएगा, रहे हैं ठीक ना कि वो 3 साल का जो होता है और 2 साल का, तो 5 साल हो गया ना, हाँ इसीलिए। ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, 1 साल, 2 साल और 5 साल। फिर भी आप संतुष्टि के लिए एक बार देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं एनईपी 2020 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा आयोग का स्थापित किया जाएगा। तो यूजीसी का शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता स्तर बनाए रखने के लिए प्रतिस्थापन, उसके बाद है विनिमय प्रत्ययन, निश्चयन और शैक्षणिक स्तर देखभाल हेतु छत्रक संस्थान के रूप में, ठीक है, अम्ब्रेला बॉडीज के रूप में बोला गया है। उसके बाद जो है एक विनियामक सत्ता के रूप में गुणवत्ता और स्तर बनाए रखने के लिए, या फिर उच्च शैक्षणिक संस्थानों शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के लिए। तो इस तरीके से आपको आंसर देना था। इसका आंसर आपका जो है बी नंबर है, ठीक है, BCD। हायर एजुकेशन को लेके क्या बोला गया था, तो बी में बोला गया है कि आपको एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस के रूप में जो है ये काम करेगा हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या था, तो सी और डी है। सी यानी कि एक विनियामक सत्ता के रूप में जो गुणवत्ता और स्तर बनाए रखने के लिए,
और नेक्स्ट है आपका उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये देख लीजिएगा आप सब। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए ये बताना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके वर्टिकल से क्वेश्चन दे दिया गया है ना। बताइए, टिक लगाइए आप लोग। इसका ऑप्शन दिखा देती हूँ, ऑप्शन तो ऐसे दिखेगा, चलिए नीचे देख ही लेते हैं लोग। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर है, ए का 3 है, बी का 2 है, ए का 3। NHERC ये क्या करता है, तो रेगुलेशन का ये काम करता है। रेगुलेशन मैं करता पढ़ा है। रही थी तो वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, नेक का क्या काम है, तो नेक का काम आपका क्या है, तो ये जो है प्रत्ययन का काम करता है। ठीक है, प्रत्ययन यानी कि एक्रीडिएशन का काम करता है। HEGC का क्या काम है, तो HEGC जो है निधियन का काम करता है, यानी कि ये फाइनेंसिंग का काम करेगा। ठीक है, GCE जो है ये क्या करेगा, तो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का काम करता है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, NEP 2020 के अनुसार जो है राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान स्थापित किया जा सकता है डॉक्टरेट और पोस्ट डायरेक्ट शोध के प्रोत्साहन हेतु, आधारभूत वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करना, विश्वविद्यालय को शोध प्रयोगशालाओं की स्थापना के योग्य बनाने में, और नेक्स्ट है विश्वविद्यालय में शोध जो है संस्कृति के व्याप्त होने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। तो यहाँ पे आपको एक ही आंसर देना था। ठीक है, और डी यहाँ पे ऑप्शन बात लग किया रहा गया है। था, हाँ यहाँ पे आपको NRF के बारे में पूछा गया था, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बात किया गया, उसके स्थापना के बारे में बात किया गया है। तो इसका आंसर आपका होगा विश्वविद्यालय में शोध संस्कृति के व्याप्त होने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, यानी कि NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान को विश्वविद्यालय में शोध संस्कृति के व्याप्त होने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि UGC का उद्देश्य क्या है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या उद्देश्य है, तो देश में जो है उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नव प्रवर्तनों को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय शिक्षा में मानकों का समन्वय और निर्धारण और देखभाल करना, देश में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना, ए ऑप्शन, विश्वविद्यालय कॉलेजों को अनुदान और ए वितरण ऑप्शन देना। आपको आंसर जो है, ओके, फूट में है क्या मैम? इसका ई भी है। ए इसका और आंसर सी आपका जो है BDE बीडी हाँ। BD ये देख लेते हैं हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। तो यूजीसी की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो विश्वविद्यालयी शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और देखभाल करना। ठीक है, यूजीसी का ये काम है। दूसरा है विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान वितरित करना, और नेक्स्ट है संघ और राज्य सरकार एवं उच्च शिक्षा अधिगम संस्थानों के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा प्रदान करना। ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में विद्यमान चुनौतियां किन निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत होती है, तो बृहद संबंधित शिक्षा, अप्रभावी निर्णायक शिक्षा, या फिर सीमित शिक्षक और संस्थानिक स्वायत्ता, या फिर शोध पर बल, दक्ष योग्यता आधारित कैरियर प्रबंधन और फैकल्टी सदस्य को बढ़ाना। बढ़त क्या होगा, चलिए आंसर हम इसका बता देते हैं क्योंकि समय हो गया है, तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में के अनुसार जो है उच्च शिक्षा में विद्यमान चुनौतियां क्या होगा, तो बृहद संबंधी विश्वविद्यालय, अप्रभावी जो है, एक सेकेंड, अप्रभावी जो है विनियामक व्यवस्था, और सीमित शिक्षक और जो है संस्थानिक स्वायत्त। ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संस्थागत पुनर्संचरण और समेकित के संबंध में निम्नलिखित में से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुख्य बिंदु क्या है, तो हम लोग सीधा इसका आंसर ही देख लेते हैं। इसका आंसर, ये क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, इसका मैंने यहाँ आंसर लाई हूँ। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और शोध भारत में उच्चतर आयोग के लिए जो है शीर्ष विनियामक निकाय है, ये बोला गया है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में बताया गया, दूसरा कथन में कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है उसकी सिफारिश के अनुसार उच्चतर शिक्षा के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण जो है AICTE और AICTE, उसके साथ MCI और BCI जो है इसका प्रवेश स्तर के विनियामक जो है प्राचार्य को नहीं देखेगा, ये बोला गया है कि नहीं देखेगा। ठीक है, आपको इसमें से लग रहा है मैम।
ए करेक्ट है, इसमें जो है दोनों आंसर, सेकंड इसमें दोनों गलत आंसर है। आप दोनों ही गलत गलत है। बोला। दोनों ही गलत है। यहाँ पे बोला गया ना दोनों ही नहीं, गलत है। यहाँ पे अगर बोलता हाँ तो ये सही हो जाता। ठीक है। और राष्ट्रीय जो उच्च शिक्षा और शोध जो है भारत में उच्चतम आयोग के लिए जो है शीर्ष विनियामक, तो ये गलत दे दिया है, शीर्ष के लिए जो है ना उच्चतम आयोग के लिए, इसी वजह से। हम्म, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को निम्नलिखित में से किस रूप में देखा गया है। उच्च शिक्षा के बारे में बात किया गया है कि उसको मानवीय एवं सामाजिक कल्याण के संवर्धन के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है वो, या फिर समाज अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में बिना किसी अंशदान के व्यक्तिगत निष्पत्तियों के लिए जो है सहायता प्रणाली है, या फिर एक ऐसी प्रणाली जिसमें संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने और अधिगम परिणाम प्राप्त करने पर कम बल हो। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें कि विद्यालय पूर्व से उच्च शिक्षा का अधिगम के प्रत्येक चरण में समावेश के लिए कौशल व मूल्यों का सेट निर्धारित हो। पांचवा ऑप्शन है एक ऐसा प्रणाली जिसमें प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण जीर्णोद्धार तथा पुनः बल प्रदान करने के लिए जो है आवश्यक है। हम लोग सीधा इसका आंसर ही देख लेते हैं। ठीक है, एडीई है इसका आंसर। तो यानी कि 2020 में उच्च शिक्षा को, हाँ उच्च शिक्षा को लेके क्या बोला गया है, तो मानवीय ना सामाजिक कल्याण के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। ठीक है, उसके साथ ही एक ऐसे जो है प्रणाली में जो है विद्यालय पूर्व से उच्च शिक्षा तक अधिगम के प्रत्येक चरण में समावेशी के लिए कौशल व मूल्यों की खेद निर्धारित हो। नेक्स्ट है एक ऐसी जो है प्रणाली जिसमें प्रस्तुत चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण जीर्णोद्धार का पुनः बल प्रदान करने की आवश्यकता है। इसका देख लीजिएगा आप लोग फिर मैम से ये एक जो बार। डी वाला है उसको समझाना जरा। डी वाला, हाँ जी। अच्छा ये एक ऐसी प्रणाली जिसमें विद्यालय जो है पूर्ण से उच्च शिक्षा तक अधिगम के प्रत्येक चरण में समावेशी के लिए कौशल और मूल्यों, अच्छा खेद लिखा हुआ है यहाँ पे ना, देखते हैं इसमें डी नंबर क्या दिया हुआ है। ठीक है, वहां शायद कुछ गलत लिख दिया है क्या, ऑप्शन डी तो इसमें ये है 4 नंबर ना। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कि विद्यालय पूर्व से उच्च शिक्षा तक अधिगम के प्रत्येक चरण में समावेशी के लिए कौशल व मूल्यों का सेट निर्धारित करना है। ठीक है, यहाँ सेट निर्धारित करना है, वहाँ खेद लिखा गया था ना, भूल से गलती लिख दिया गया वहाँ पे। ठीक है, विश्वविद्यालय जो विद्यालय वही तो पूछ रही थी पूर्व से जो, मैंने कि हाँ इसी वजह से आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, हाँ तभी मैंने सोचा ये कुछ गलत है। चलिए कंप्लीट हो गया है, समय भी हो गया। आप लोगों को क्वेश्चन करने में अच्छा लगा कि नहीं बता सकते आप। बाकी आपका हायर एजुकेशन जो है कंप्लीट हो गया है। जितना हो सके मैं कोशिश की आपको करवाने का क्वेश्चन।